कैसे हैं दोस्तों आप सब। सर्दी का मौसम है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। तो अच्छे से अपना ध्यान रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें। कई बार आप लोग ये सोचते होंगे कि बाकी के टीचर्स घंटों घंटों डेली करंट अफेयर्स कराते हैं, लेकिन हम लोग क्यों लगभग 12, 13, 14 मिनट में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके हम लोग क्यों कर लेते हैं, क्यों इतना जल्दी कर लेते हैं। देखिए, घंटों घंटों करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा के कुछ पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं और पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। और घंटों घंटों पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समय सबके पास, समय किसके पास है यार, समय सबके पास कम है, तो कम समय में अधिक से अधिक डिलीवर हो जाए, यही आप हमारा उद्देश्य होना चाहिए और कम समय में आप अधिक से अधिक पा सके, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। हमारे विकल्प हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में, गुजरात के कच्छ में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप ये इधर इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए, राजस्थान के भीलवाड़ा में। अब हम हल्का सा थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अभी इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य अतिथि होंगे और समारोह को संबोधित करेंगे, ठीक है। और देवनारायण जी का जो जन्म है वो एक गुर्जर परिवार में हुआ था और देवनारायण जी ने मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के पास एक मंडल झील की स्थापना करी थी। सबसे खास बात यह है कि देवनारायण जी को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में लोक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे विकल्प हैं लखनऊ में, नई दिल्ली में, भोपाल में, हैदराबाद में, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है नई दिल्ली में। चलिए थोड़ा इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, 27 जनवरी को यह आयोजित हुआ और इसका जो आयोजक है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है, ठीक है। और इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी ने किया। शिखर सम्मेलन जो ये है, ये जैविकों के गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जो हितधारक हैं, साझेदार हैं, उनको नियामक प्राधिकरणों और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा, जिससे कि स्वस्थ भारत के जो सपना है भारत सरकार का, उसकी दिशा में क्षमता निर्माण की जा सके, प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके और जैविक विकास का नेतृत्व किया जा सके। इसी दौरान एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स के बारे में थोड़ा देखें तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करने वाला एक शीर्ष स्वायत्त संस्थान है, जो कि विभिन्न जैविक उत्पादों जैसे टीके हो गए, रक्त अभिकर्मक हो गया, सेरा हो गया, इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स हो गया आदि, ये सब जो किट है उनकी गुणवत्ता और नियंत्रण, मूल्यांकन आदि का कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारत ने आगामी 8 से 10 वर्षों में प्रति वर्ष 12 अफ्रीकी चीते प्राप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो विकल्प हम देख लेते हैं, नामीबिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो विकल्प सी सही है, ठीक है। विकल्प सी सही है, दक्षिण अफ्रीका। समझौता ये जो हुआ, इसी समझौते के अनुसार फरवरी 2023 में जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो 12 चीतों का एक खेप आएगा, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। और ये जो 12 चीते आएंगे, इन्हें एमपी के कुनो नेशनल पार्क में, जो नामीबिया से 8 चीते इसके पहले लाए गए थे 2022 में, उनके साथ इनको स्थापित किया जाएगा। अगर हम किसी पुनर्वास योजना की बात करें, भारत के पुनः पुनर्वास कार्य योजना की बात करें, तो इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र में किसी प्रजाति को उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है। तो 5 वर्षों की अवधि में विभिन्न देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को छोड़ा जाएगा। अगर हम भारत से चीतों के विलुप्त होने की बात करें तो देश का जो अंतिम चीता है वह वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ में उसकी मृत्यु हुई थी। वर्ष 1952 में चीते को, मतलब जो चीता है अपना,
उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो चीते की उप प्रजाति है वो एशियाई चीता था। ठीक है, और जो दक्षिण अफ्रीका से आ रहा है वो अफ्रीकी चीता है। तो इन दोनों प्रजातियों के या इन दोनों उप प्रजातियों के क्या है, जीन समान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके पहले नामीबिया से आया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? विकल्प हमारे हैं नागपुर, अमरावती, इंदौर, अहमदाबाद। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प डी, अहमदाबाद। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 27 से लेकर 31 जनवरी तक अहमदाबाद के साइंस सिटी में यह आयोजन हो रहा है। इसकी जो मेजबानी कर रहा है वह गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी और सेल एजुकेशन के द्वारा ये इसका आयोजन किया जा रहा है या इसकी मेजबानी की जा रही है। लगभग 850 से अधिक छात्र पूरे देश के इस कांग्रेस में अपनी अनूठी परियोजनाओं को प्रदर्शित करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की बात करें तो यह बच्चों को जिज्ञासु बनाता है, जिससे उनकी रचनात्मकता का विकास हो सके। ठीक है, और यह कार्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा समर्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5वें प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का यह कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण और इनमें से कोई नहीं। तो यह 6ठा संस्करण था। ठीक है, और इसका जो आयोजक था वह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला स्कूली और साक्षरता विभाग था। मूलतः यह एक संवादात्मक कार्यक्रम है जिसमें भारत और विदेशों के छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा और स्कूल के बाद के जो जीवन है, बाद का जो जीवन है उससे संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ एक मंच लाता है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वह यह है कि प्रतिभागियों को तनाव से उबरने और जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? हम इसका विकल्प क्या है, 6.6%, 5.8%, 6.4% एंड 5.5%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी, 5.8%। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो रिपोर्ट है यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत का जो जीडीपी विकास दर है वो कम होगा पिछले वर्ष की तुलना में, और इसकी कमी का जो मुख्य कारण है ऊंची ब्याज दर, वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण जो निवेश और निर्यात पर जो दबाव पड़ा है वो है। इसी में ये निवेश और निर्यात में दबाव क्यों पड़ रहा है, इसमें बताया गया है कोविड की महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न खाद्य एवं ऊर्जा संकट और महंगाई में काफी वृद्धि हुई है, इस कारण ये ऐसा हो रहा है। अगर हम और दक्षिण एशियाई देशों की अपेक्षा भारत की बात करें तो भारत में जो आर्थिक वृद्धि दर है अन्य दक्षिण एशियाई देशों की अपेक्षा मजबूत रहेगी। और वैश्विक परिदृश्य में बात करें तो वर्ष 2022 में जो अनुमानित 3% था, वैश्विक परिदृश्य जो 3% था वह घटकर वर्ष 2023 में 1.9% रहने का अनुमान है। कितना? 1.9%। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में किसने मिश्रित युगल का खिताब जीता? ठीक है, हमारे विकल्प हैं रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स, राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी, जेमी मरे और मार्टिना हिंगिस। अगर इस प्रश्न की बात करें, ठीक है, तो हम पहले उत्तर देखते हैं। उत्तर है राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी, ये ब्राजीलियाई जोड़ी है। ठीक है, और इन्होंने रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को पराजित करके यह खिताब जीता। अच्छा, सानिया मिर्जा का ये अंतिम ग्रैंड स्लैम मैच था। इसके बाद दुबई में आयोजित एक वो टेनिस का मैच खेलेंगे, उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और ये उपविजेता हैं। क्या है? उप विजेता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें इतना ही महत्वपूर्ण था, बाकी जो भी सूचनाएं आती रहेंगी बताते रहेंगे। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है। नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव के लेखक कौन है? ठीक है, हमारे विकल्प हैं बराक ओबामा, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेम्पियो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है माइक पेम्पियो। ठीक है, अब चलिए इस पुस्तक के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये माइक पेम्पियो जो हैं वो यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक में जब फरवरी 2019 में हमने बालाकोट पर स्ट्राइक किया था, तो इन्होंने उस दौरान क्या परिस्थितियां थी उस पर बात की है। उस दौरान हमारी उस दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी ने, इन्होंने बताया है कि सुषमा स्वराज जी ने इनसे कहा था कि भारत अगर पाकिस्तान बालाकोट स्ट्राइक की प्रतिक्रिया करता है तो भारत परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारत भी उसे करारा जवाब देगा। चलिए आगे चलते हैं, परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है? हमारे विकल्प हैं चंडीगढ़ में, अमृतसर में, सोनीपत में, चमोली में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कहां? तो चंडीगढ़ में धनसा लेक पर वाटर वर्क्स में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और जो इससे बिजली उत्पन्न होगी, कितनी की? 2 मेगावाट पावर का ये क्षमता वाला ये सोलर प्लांट है। लगभग 28 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी और इसकी जो बिजली होगी वह उसका उपयोग वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी सबसे खास बात यह है कि चूंकि पानी पर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट से सालाना लगभग 382 मिलियन लीटर वाष्पीकरण कम होगा जल का। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण यह प्रोजेक्ट दूसरे सभी प्रोजेक्टों से अधिक बिजली उत्पन्न करेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10वें प्रश्न का उत्तर आप देते हैं हमें, ठीक है। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूं, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, बाकी उत्तर, इसका सही उत्तर आप हमें बताएंगे। चलिए, भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की जा रही है? हमारे विकल्प हैं ओडिशा के गंजम और पुरी जिले में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिले में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में, या महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप हमें बताएंगे, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। देखिए, जो कार्यक्रम है पेप्सिको और केयर के द्वारा भारत में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, या किया गया है। इसका जो लक्ष्य है लगभग 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल की उपज में वृद्धि करना, बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना, और साथ ही अगर हम बात करें टिकाऊ कृषि पर, ठीक है, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो विकासशील देशों में कृषि कार्यों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में लगभग प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं। ये रिपोर्ट है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे, और इसी प्रश्न के साथ जो मुख्य प्रश्न थे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो मुख्य प्रश्न थे, इसी प्रश्न के साथ आज की हमारी यह श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। निश्चित तौर पर आपको यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी और बेहतरीन तरीके से हम इसे कैसे आपके सामने रख सकें, आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे और हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।